नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की एंथोनी गिंडिस की, उनका जीवन चित्रण और आपके द्वारा प्रतिपादित या संरचित विभिन्न पुस्तकों के बारे में हमने गहन चर्चा की। आज हम आपकी प्रमुख सिद्धांत सामाजिक संरचना और एजेंसी की अवधारणा के बारे में चर्चा करने का कार्य करें। समकालीन समाजशास्त्र में संरचना और एजेंसी अवधारणाओं को मिलाने और समावेश स्थापित करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास करते रहे हैं। आपने इस दिशा में संरचनाकरण सिद्धांत का निर्माण करके उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपके सिद्धांत को समझने से पूर्व संरचना और एजेंसी के सामान्य अर्थ को जानना अत्यंत आवश्यक है। संरचना का सामान्य अर्थ उन नियमों तथा उनके स्रोतों के व्यवस्थित प्रतिमान के रूप में किया जाता है, जिनसे मानवीय क्रियाओं की प्रकृति का निर्धारण होता है तथा जो समय व स्थान के परिवर्तन से अधिक प्रभावित नहीं। एजेंसी शब्द का प्रयोग व्यक्तिगत कर्ताओं की उन क्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो उनकी परिस्थिति संबंधी एवं अनुभव पर आधारित चेतना से संबंधित होती है। इस अर्थ में एजेंसी कर्ताओं की सामूहिक शक्ति का बोध कराने वाली दशा है। संरचनाकरण सिद्धांत का केंद्र संरचना और एजेंसी की पारस्परिक गठन से होता है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। लोग अपनी क्रियाओं के द्वारा चेतना और संरचनात्मक परिस्थितियों दोनों का निर्माण करते हैं जो उनकी गतिविधियों को संभव बनाते हैं। संरचनाकरण के सिद्धांत का मूल उद्देश्य संरचना और वैयक्तिक कर्ताओं के विवेक को दूर करना होता है। संरचनात्मक सिद्धांत के प्रमुख तत्व संरचना और एजेंसी के संबंध को स्पष्ट करने के लिए गिंडिस ने संरचना करने के सिद्धांत में जिन प्रमुख तत्वों का समावेश किया है उनकी प्रकृति के आधार पर इस सिद्धांत को सरलता से समझा जा सकता है। पहला है एजेंट। गिंडिस ने संरचनाकरण संबंधी विचार को एजेंट अथवा व्यक्तिगत कर्ताओं की अवधारणा से प्रारंभ किया है। कर्ता ही अपने विचारों और गतिविधियों को एक विशेष भौतिक और सामाजिक संदर्भ में संचालित करते हैं। स्वयं अपनी सुरक्षा की भावना के कारण कर्ता अपने चरों और औरों की दशाओं को एक प्रमुख विशेष तरह से विवेकीकरण करते हैं। विवेकीकरण का तात्पर्य कर्ताओं द्वारा अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करना होता है जिससे उसमें सुरक्षा की भावना के साथ सामाजिक जीवन में भी तालमेल बिठाया जा सकता है। अभिव्यक्ति संबंधी तथा व्यवहारिक चेतना। अभिव्यक्ति संबंधी चेतना का संबंध उस योग्यता से है जिसके द्वारा वे अपनी क्रियाओं को
शाब्दिक रूप में अभिव्यक्त करते हैं। व्यावहारिक चेतना के रूप में उन क्रियाओं को स्पष्ट होता है जो कर्ताओं द्वारा इच्छित होती हैं, लेकिन जिन्हें वे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं करते। गिंडिस के अनुसार संरचनाकरण के सिद्धांत का संबंध व्यावहारिक चेतना ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसका संबंध कर्ताओं द्वारा कहे जाने वाले शब्दों से ना होकर उसकी वास्तविक क्रियाओं से होता है। एजेंट से एजेंसी की ओर संक्रमण व्यावहारिक चेतना के अंतर्गत कर्ताओं के द्वारा जो वास्तविक क्रिया की जाती है उसके आधार पर ही एक कर्ता एक एजेंसी के रूप में बदल जाती है। गिंडिस ने एजेंसी की प्रकृति को व्यक्तियों की इच्छित क्रियाओं से पृथक करके स्पष्ट किया है। क्रियाओं में शक्ति का समावेश। संरचनाकरण की विवेचना में गिंडिस ने एजेंसी शब्द का प्रयोग शक्ति के अर्थ के रूप में किया है। वह शक्ति एजेंसी के रूप में कर्ताओं की क्रियाओं में निहित होती है। आपका मानना है कि कर्ताओं पर कुछ दबाव भी होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि कर्ताओं की अपनी कोई रुचि नहीं। संरचना, व्यवस्था और संरचना की वैधता संरचनाकरण सिद्धांत का वास्तविक आधार उनके द्वारा प्रस्तुत संरचना, व्यवस्था तथा संरचना की वैधता संबंधी विचार। संरचना कुछ विशेष नियमों और संस्थाओं का प्रतिमान है जो स्वयं कर्ता द्वारा अपने विभिन्न व्यवहारों के द्वारा निर्मित पुनर्निर्मित होती रहती है। इस प्रकार आपने विभिन्न तरीके से संरचना और व्यवस्था को बताने का प्रयास किया है। आपके विचारों को अगर हम सारगर्भित तौर पर देखें तो आपके विचारों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि आपका मानना है कि विधाओं के अध्ययन का मूल आधार न तो व्यक्तिगत कर्ताओं के अनुभव हैं और न ही एक विशेष प्रकार की सामाजिक समग्रता। वास्तव में इसका संबंध समय और स्थान के अनुसार व्यवस्थित होने वाले व्यवहार के तरीके से। संरचना और एजेंसी को एक दूसरे से पृथक करके नहीं समझा जा सकता। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे के संदर्भ में ही समझने का कार्य करना चाहिए। संरचना में विश्लेषण में मानवीय व्यवहारों का विशेष स्थान है। इन व्यवहारों की पुनरावृत्ति भी होती रहती है। इसका अर्थ है कि सभी क्रियाएं के द्वारा निर्मित नहीं होती, बल्कि व्यक्तियों की विभिन्न अंतःक्रियाओं के द्वारा कुछ ऐसी दशाएं भी निर्मित होती हैं जो मानवीय व्यवहार को नया रूप देने लगती हैं। मानवीय व्यवहार का बदला हुआ रूप ही मानवीय चेतना और एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करता है। गिंडिस ने मानवीय चेतनाओं की प्रतिवृत्ति प्रकृति को मानवीय अंतःक्रिया की पुनरावृत्ति के आधार पर स्वीकार किया है। इस तथ्य के द्वारा अपने विचारों के तार्किक आदान प्रदान क्रिया प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण माना, जिसके द्वारा कर्ता के व्यवहारों, विभिन्न संरचनाओं और मानवीय चेतनाओं का निर्माण होता है। कुछ विद्वानों ने आपके सिद्धांत की आलोचना की है, जिसे निम्न शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है। सामाजिक एकीकरण की दशा में व्यक्ति तथा समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत संरचना और एजेंसी के संबंध में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके बावजूद भी अनेक समाजशास्त्रियों द्वारा
संरचनाकरण के सिद्धांत के अनेक दोषों का उल्लेख किया जा सकता है। क्रेब ने यह कहकर आलोचना की कि गिंडिस जब संरचना के अनेक सामाजिक व्यवहारों को समग्रता के रूप में देखते हैं तो उनके विचारों की तार्किकता संदेहपूर्ण हो जाती है। दूसरी आलोचना यह कहकर की गई कि गिंडिस के सिद्धांत की व्याख्या सामाजिक जीवन से मेल नहीं खाती। हमारा सामाजिक जीवन इतना जटिल है कि केवल संरचनाकरण के सिद्धांत के आधार पर ही इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। व्यावहारिक रूप से संरचनात्मक अवहेलनाओं करके संरचना को नए ढंग से परिभाषित करना अधिक उपयोगी प्रतीत नहीं। आपने जिस तरह से अनेक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के कुछ अंशों को लेकर संरचनाकरण से संबंधित एक सैद्धांतिक विवेचना प्रस्तुत की है, यह केवल शब्दों का आडंबर है जिसके निष्कर्ष को केवल 2-3 वाक्यों में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। गिंडिस ने एजेंसी, संरचना और व्यवस्था को एक दूसरे से इस तरह मिला दिया है कि उनके विचारों को समझना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। उपयुक्त आलोचना के बावजूद भी समकालीन समाजशास्त्र को समझने के लिए आपके विचार अत्यंत उपयोगी हैं। थैंक यू।